नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज जो हम करने जा रहे हैं मोस्ट हिंदी की मैथ की क्लास, जिसमें कि आपको 35 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा जो कि बिहार सिविल कोड के द्वारा पूछे जाते हैं साथियों। और ये क्लास जो है आपका 14वां क्लास होगा, जिसमें कि 13 क्लास हो गया है मैथ का प्रैक्टिस सेट, और ये क्लास 1 है। और क्वेश्चन नंबर आज हम 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 69 तक करेंगे, यानी कि क्लास को 2 डिवाइड भागों में बांट दिया गया है ताकि क्वेश्चन को आपको डिटेल से मैं समझा सकूं। और फिर क्लास 2 में प्रैक्टिस सेट 14 ही होगा, लेकिन क्लास 2 में क्वेश्चन नंबर 70 से लेकर 85 तक करेंगे। चलिए साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। और मैं बता दूं एक बार पुनः आपको टाइम टेबल। हिंदी की क्लास बिहार सिविल कोड के लिए पर डे 7 AM पर चलता है, और मैथ की क्लास चैप्टर बाय चैप्टर 9 AM पर। और ये आपका जो क्लास चल रहा है दोपहर के 2 बजे चल रहा है साथियों। और एक अदर एग्ज़ाम के लिए 11 AM पर आप ज़रूर इस क्लास को देखिए। रीजनिंग की क्लास चलता है और इस क्लास को ज़रूर आप जाकर देखिए। और यदि आप मेरे अभी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और वहां से आप जुड़ जाइए और सारे PDF जो हैं आपको मिल जाएगा साथियों। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सी √5 और √7 के बीच आने वाली एक परिमेय संख्या है। आप सभी को बताना है कि √5 और √7 के बीच में कौन सी ऐसी संख्या जो है आ सकता है। देखिए, यदि आप √5 का वर्गमूल निकालते हो साथियों, √5 का वर्गमूल निकालते हुए होता है, ऐसे भी आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। √1 से लेकर √10 तक याद जरूर होना चाहिए। तो √5 का यदि नहीं भी याद है तो यदि आप वर्गमूल निकालते हैं तो ये 2.236 होता है। फिर यदि आप √7 का वर्गमूल निकालते हो तो ये होता है 2.645 होते हैं साथियों। लेकिन अब देखिए यहाँ पर हमको बताना क्या है, एक परिमेय संख्या जो कि √5 और √7 के बीच में है। तो अब देखो यहाँ पर आपको ध्यान से यहाँ पर देखेंगे साथियों, ये जो है आपको देखिए, इसको क्या कर सकते हो आप, 5 चौक 20, 20 1 21, 21/5 लिखते हो तो यहाँ पर भाग देते हैं तो 5 चौक 20 हो जाता है। देखिए क्या हो रहा है, ये 4 आ रहा है, मतलब क्या √7 से भी ज़्यादा हो जाता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। उसी प्रकार आप इनको तोड़िए, 5 एकम 5, ये 6/5, और इनमें भाग देते, देखो ये एक बार में भाग लेगा, यानी कि क्या होता है, √5 से कम में रह रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अगला चेक कर लीजिए, 5 दूना 10 और 10 दूना 12 क्या होगा, 1 मिनट, 12 क्या हो जाएगा साथियों, देखिए ये 12/5 हो जाएगा। तो ये 5 दूना 10 और 5 चौक 20, क्या √5 और √7 के बीच में आ रहा है। आप नहीं है विश्वास तो आप डी को भी चेक कर सकते हो। ये 5 तिया 15, 15 1 16, 16/5 देते हैं, देखो 5 तिया 15 हो जाता है, जबकि √7 से ज़्यादा हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कहता है √5 और √7 के बीच में होना चाहिए, तो √5 और √7 के बीच में 2.4 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन से, ऑप्शन सी से आ रहा है। किससे आ रहा है साथियों, ऑप्शन सी से आ रहा है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। आप अगला क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 52 है साथियों। x = 5, y = 2 पर 16x⁴ प्लस 25y² माइनस 40x² का मान ज्ञात करना है। बताइए, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप किस प्रकार से सोचेंगे साथियों। देखो ये जो आप एक फार्मूला पर, ये क्या है, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आप इनको पहले, सबसे पहले फार्मूला पे बैठाएंगे। बताइए 16 जो है, आप 16 को क्या लिख सकते हो, 4x² पर स्क्वायर दे सकते हो, ये 4 के तोड़ सकते हो आराम से, ठीक है। फिर ये 25 को आप क्या लिख सकते हो, बोलो 25 को आप क्या लिख सकते हो साथियों, ये 5y का स्क्वायर लिख सकते हो। देखो 5y का स्क्वायर मतलब 25 ही होगा। और बताइए ये 40 को क्या लिख सकते हो, आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, 40 को 2 × 4x² इंटू 5y, ये हो गया a² माइनस b² का फार्मूला हो गया। तो अब आप इसको लिख सकते हो 4x², 1 मिनट, हाँ, माइनस 5y² का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो मान बैठा देना है, 4 और x का मान कितना है, 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा गुना के रूप में। फिर माइनस है तो -5 और y का मान देखिए कितना है, 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2।
ठीक है। अब बोलो क्या हो जाएगा, ये 25 चौक 100 होगा, 100 अब -10, 100 में से -10 हो जाएगा, लेकिन इस पर है स्क्वायर, इस पर क्या है स्क्वायर, तो इस पर भी आ जाएगा स्क्वायर। तो बताइए 90 का स्क्वायर क्या होगा साथियों, 90 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8100 हो जाएगा। 90 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8100 आपका सही जवाब हो जाएगा। आप देख सकते हो किस ऑप्शन में है 8100, ऑप्शन डी में है आपका सही जवाब, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 53। और साथियों यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को ऑल कर लेना है साथियों, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और जितने भी अपने ग्रुप हैं स्टडी ग्रुप उस सारे ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 53, यदि माध्य 3 माध्यिका -3 माध्यिका माइनस बहुलक बटे पी है तो पी का मान आपको ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है साथियों। आप सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या करेंगे, आप फार्मूला यहाँ लगाएंगे। फार्मूला क्या लगाएंगे, बहुलक बराबर आप जानते हो मोड बराबर फार्मूला। तो चलिए हम शॉर्टकट में लिखते हैं, बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यक, तो 3 गुना माध्यक क्या होता है फार्मूला, 3 गुना माध्यक -2 गुना माध्य। 1 मिनट देखिए क्या करते हैं यहाँ पर हम, बहुलक बराबर आप जानते हो कि बहुलक बराबर जो भी फार्मूला आता है वो आपको लगा देना है। तो बहुलक बराबर फार्मूला होता है 3 गुना माध्यक, 3 गुना माध्यक -2 गुना माध्य। 1 मिनट साथियों मिट गया, फिर से हम लिखना पड़ेगा। बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक -2 गुना माध्य होता है। चलिए अब कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर देखिए क्या ज्ञात करना है, पी का मान ज्ञात करना है। आप मान साथियों बैठा सकते हो, देखिए यहाँ देखिए क्या दिया है 3 माध्यक, तो आप ठीक है ये 3 माध्यक रहने दीजिए। आपको मेन मान किसका ज्ञात करना है, पहले तो माध्य यानी कि माध्य का मान ज्ञात करना है। तो आप देखो ये माध्य वाले टर्म को इधर ला दो, तो ये हो जाएगा 2 माध्य, देखा ध्यान से देखना है साथियों, ये हो जाएगा 2 माध्य, अब बराबर में हो जाएगा 3 गुना माध्यक, और ये इधर से जाएगा तो इधर होगा माइनस बहुलक, क्या हो जाएगा साथियों, माइनस बहुलक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको मिटाते हैं साथियों, आप उतार लीजिए इसको तेजी में। अब उतार के हम आगे की तो देखिए, अब माध्य बराबर ये 2 जो है उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग के रूप में चला जाएगा। अब ध्यानपूर्वक देखेंगे, ये 2 जो है उधर क्या चला जाएगा, भाग के रूप में चलाएगा। चलिए देखिए हम इसी जगह प्रयास करते हैं कि अट जाए। देखिए माध्य बराबर क्या हो जाएगा साथियों, 3 गुना माध्यक, 3 गुना माध्यक माइनस बहुलक बटे ये 2 हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना है, ये 3 गुना माध्यक माइनस बहुलक, देखिए यहाँ पर ये किसके बराबर है, पी, नीचे में क्या है, पी है, नीचे में क्या है, पी है। तो बताइए इसी के नीचे आप पी दे सकते हो, और वही जो है पी का मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा साथियों, और यही पी बराबर आ जाएगा 2। आप समझने के लिए प्रयास करेंगे साथियों, नीचे में 2 जो आया था, ऊपर में तो ये सेम मिल ही गया था ना, तो नीचे में आ जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर आप देखो 54, 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर की त्रिज्याओं वाले 2 संकेंद्रित वृत्तों के बीच घिरे छिल्ले जैसे आकार वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल का मान होगा। आपको बताना इस क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या मान क्या होगा। देखिए इसमें से 2 वृत्त हैं, आप समझने के लिए प्रयास करना है। इस तरह से 2 वृत्त हैं, अंदर वाले वृत्त देखिए, अंदर वाले वृत्त का यदि यहाँ से यहाँ लेती है 7 सेंटीमीटर है, और ये पूरा इधर के लेती है 14 हो जाएगा। ठीक है, तो छल्ले जैसा आकार का आप सभी क्षेत्रफल जानते होंगे साथियों, पाई इंटू अब बड़ी आर स्क्वायर अब माइनस छोटी आर स्क्वायर होते हैं। बड़ी आर का स्क्वायर का मतलब बर की त्रिज्या लेंगे तो हो जाएगा पाई इंटू बड़ी 14 है, 14 का स्क्वायर 196 माइनस छोटी है 749 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप जानते हो कि पाई का मान क्या होते हैं, आप पाई का मान 22/7 रख सकते हो। जैसे आप 22 यहाँ पर 7 रखेंगे और गुना 196 में से आप क्या करेंगे, 196 में से यदि आप 49 घटाते हो तो क्या हो जाएगा। देखिए साथियों 196 में से यदि आप 49 घटाते हो, 196 में आप 49 घटा लीजिए तो 16 में हो गया 7, और यहाँ बचा 8 में 4 गया 4, यानी कि 147 बचेगा। क्या बचेगा 147। तो 147 को आप 7 गुना 21 में लिख लीजिए, क्योंकि ये 7 से 7 फिर कट जाएगा। अब 22 गुना 21 कर लीजिए, 22 गुना 21 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 462। क्या आएगा साथियों 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप इस तरह से फार्मूला लगा लेना, पाई इंटू आर स्क्वायर इस तरह से लगा लेना, बड़ी आर में छोटी आर को घटा देना है, गुना कर देना, आ जाएगा आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 देखना है साथियों।
यदि 51 और 85 का मोसो यानी कि मोसो मतलब HCF 51 के रूप में निरूपित किया जाता है तो m का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं साथियों, इस टाइप के क्वेश्चन आप बना सकते हो। जरूर देखिए, पहले 51 और 85 का आप मोसो बताइए क्या होगा। मोसो का मतलब क्या होता है, जो पूरा पूरा भाग लग जाए। तो देखिए इसका मोसो आ जाएगा 17। क्या आ जाएगा 17, क्योंकि 17 से 70 ते 51 भी कट जाएगा और 70 पचे 85 भी कट जाएगा। इसका मोसो आ जाएगा कितना 51। तो आपको क्वेश्चन में दिया क्या है, आप क्वेश्चन के हिसाब से चलिए। क्वेश्चन में दिया 51m माइनस 85 दिया है, ठीक है, और इन्हीं के किसके बराबर है, ये मोसो के बराबर हैं। चलिए तो यहाँ पर आप लिखेंगे 51m बराबर में 17 है तो 17, और इधर देखिए माइनस में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में। क्या हो जाएगा प्लस में। तो अब बताइए m बराबर क्या हो जाएगा। m बराबर ये 102 जोड़िएगा और ये 51 अभी गुना के रूप में इधर आएगा तो भाग के रूप में, और ये 2 बार में कट जाएगा। और m का ही मान पूछ रहा था, m का मान आप क्या ला दिए 2 ला दिए, तो आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ, और 56 जो है आप सभी को जवाब देना है। √2 और √3 का गुणनफल डैश होता है। बताइए √2 और √3 का गुणनफल क्या होता है। आप गुना ही कर, आप सामने ही देख सकते हो, ये √6 होगा। √2 और √3 का गुणनफल क्या होगा 6 होगा, यानी कि कभी कभी परिमेय संख्या और कभी कभी अपरिमेय संख्या नहीं, ये हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। फिर कहता है 4 के बराबर, ये भी गलत। अगला देखिए साथियों, क्या ये परिमेय संख्या होता है, ये भी गलत। यानी कि √2 और √3 का यदि आप गुणनफल करते हो तो हमेशा क्या होते हैं, वो परिमेय संख्या होते हैं, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। आइए मिलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर देखिए साथियों 57 है। प्रथम 8 विषम, क्या कहता है, प्रथम 8 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना है। प्रथम 8 विषम संख्याओं का माध्य निकालना है। माध्य आप समझ रहे हो, प्रथम 8 प्राकृतिक, तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 8 तक जाना है। देखिए 8 को लेना है, 7 के बाद 9 होगा, 9 के बाद 11 होगा, 11 के बाद 13 होगा। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 अभी हुआ है। 13 के बाद फिर 15 होगा, 15 के बाद 17 होगा, ठीक है। इनका माध्य ज्ञात करना। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, सभी को जोड़ दो और 8 से भाग दो आ जाएगा। या यदि डिफरेंस सभी के बीच का समान, देखिए 3 में से गया, देखिए 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 2 गया, 7 में से 5 गया 2, यानी कि डिफरेंस यदि सभी के बीच का समान हो तो फर्स्ट एंड लास्ट भी कर सकते हो। तो फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट है 1 और लास्ट है 17, बटे कर दीजिए 2 संख्या है। तो देखिए 17 1 18 होगा, 18 बटे 2 ये कट जाएगा कई बार में 9 बार में, यानी कि प्रथम 8 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य जो आएगा वो कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो साथियों 58 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि कहता है a + b बराबर 90 डिग्री, क्या कहता है, यदि a + b बराबर 90 डिग्री, साइन a बराबर 3/5 है तो 10 b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आप यहाँ पर समझने के लिए प्रयास करेंगे, आपको यहाँ पर 10 b का मान ज्ञात करना है। तो इसमें से देखिए आप समझिए, यहाँ पर एक ट्रेंगल इस तरह से आप बना सकते हो। आप पढ़े हैं क्लास 10th में, इस तरह से क्या बनेगा साथियों, ट्रेंगल बनेगा। आप मान लीजिए कि ये a है, तो ये b है और ये c है, ठीक है। अब देखिए 4/5 का मतलब ये p/h होता है, तो p आपका ये हो जाएगा, h ये हो जाएगा। आप जानते हैं ना कि ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस AC हाइपोटेनस, AB परपेंडिकुलर, और BC का आ गया आपका, BC आपका आ गया बेस यानी कि आधार। तो सबसे पहले आप यहाँ से देखिए साथियों, यानी कि आप ट्रिपलेट भी लगा सकते हो। ट्रिपलेट यदि लगाते हो तो देखिए यहाँ 3 आ जाएगा। यदि ट्रिपलेट लगाते हो 3 आ जाएगा, या तो आप BC बराबर 25 - 16 में से 9 आएगा, 9 का 3 करके निकाल सकते हो, ठीक है साथियों। तो चलिए अब a + b का मान 90 डिग्री, a + b का मान 90 डिग्री का मतलब ये कौन कितना डिग्री है 90 डिग्री है। तो आपको 10 क्या निकालना है, 10 b निकालना है। तो देखिए इस कोण के लिए लंब कौन होगा, इस कोण के लिए लंब तो यही होगा ना, तो p/b हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। आपका ऑप्शन सही बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आप इस तरह से ट्रिपलेट से भी निकाल सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 59 होगा साथियों। और इस टाइप के क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछे जा चुके हैं साथियों। देखिए आप जो है ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं अभी 59, बताइए कितना एक्सरसाइज 1.4 का ना है। आप जाइए 10th का मैथ NCERT और पलटाइए तो देखिए, तो एक्सरसाइज 1.4 में पहले में आपको मिल जाएगा। आप पढ़ाई कीजिए साथियों, यदि आपको एग्जाम निकालना है तो आप पढ़ाई कीजिए मन से, ठीक है। देखिए क्या कहता है, 3/8 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने
अंक बाद समाप्त होता है। यानी कि 3/8 जो है आप क्या करेंगे, 8 से भाग देंगे, किस में, 3 से भाग देंगे। तो बताइए यदि आप 8 से भाग, देखिए 8 से भाग 3 में देते तो भाग लगेगा नहीं, तो पहले देखो पॉइंट देके यहाँ पर 0 देंगे। अब भाग लगेगा कै बार में खाएगा, 8 या 24 जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 6 आएगा, फिर ये कट जाएगा, फिर दशमलव का 0, फिर 8 48 जाएगा, ठीक। फिर ये 8 48, फिर 2 0, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं, 1 मिनट, 10 में 8 गया 2 और 5 में 4, 1 आएगा ना साथियों। कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, 1 मिनट देख लेते हैं। 10 में 4 गया 6 और 0, अच्छा 1 मिनट, 8 7 56 खाएगा, 8 7 यहाँ पर क्या खाएगा, 56 खाएगा। रुकिए 1 मिनट, यह 7 बार में खाएगा, कितने बार में खाएगा, 7 बार में। तो यह 4 होगा, दशमलव का 0, 8 5 40। और यही पूछ रहा था दशमलव प्रसार जो है दशमलव के कितने अंक बाद वो पूरा कट जाता है, गिनिए। 1 2 3 अंक के बाद कट रहा है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका सही सी हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला। कहता है 0.23 पर बार, देखिए ये 0.23 पर बार जो है कहता है एक डैश संख्या है, बताइए। यदि मैं बता दूं साथियों, बार का मतलब देखिए, इस बार बोलते हैं इसे, ठीक है, या तो आप रैंकिंग बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जितने पर हैं उतने 9 नीचे आ जाएगा, 2 पर हैं तो 2 9 नीचे आ जाएगा। बताइए 23/9 का क्या मतलब होता है, आप पढ़े होंगे। P/Q क्या है, P/Q आपका परिमेय संख्या, तो वही 23/9 के रूप में। इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 61, कहता है यदि 10 कमीज का क्रय मूल्य 8 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये 10 कमीज का जो क्रय मूल्य है वह 8 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो सबसे पहले आप इसमें से रेशियो फाइंड कर लीजिए। ये आप CP/SP लिखेंगे तो ये 8/10 आएगा, यही आएगा ना। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, आप खरीदे थे 8 रुपये में और बेचे 10 रुपये में। इसका मतलब क्या हुआ, आप कमीज जो है खरीदे थे 8 रुपये में, बेचे 10 रुपये में। तो बताइए 2 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। किस पर लाभ होता है, तो ये जो है आपका CP उस पर लाभ होगा। और प्रतिशत के लिए आप 100% से गुना कर दीजिए। 2 एकम 2, 2 चौक 8 कट जाएगा और ये 25 बार में कट जाएगा। कितने बार में कट जाएगा, 25 बार में, मतलब 25% का प्रॉफिट हुआ। क्या हो गया, 25% का प्रॉफिट हुआ। आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका क्या होगा साथियों, सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 जो है क्षेत्रफल आयतन से आप 13.1, 13.2, 13.4 जो है जाके देखिए क्लास 10th में, क्या नहीं मिलता है, हर चीज़ आपको मिलेगा। और सारे के सारे बिहार सिविल कोड यानी प्यून जो है वो 10th के लेवल से हैं, तो इसीलिए हम बार बार बोलेंगे कि आपका 10th का मैथ जो है पूरा बना लीजिएगा, पक्का रिजल्ट हो जाएगा साथियों। उस धन का आयतन देखिए, कहता है उस घन हो जाएगा, यहाँ पर धन हो गया है। उस घन का आयतन क्या होगा जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1944 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए साथियों क्या करना है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लिख लीजिए। घन का कुल, देखिए हम लिख लेते हैं, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्र हम बोल देते हैं, आप समझ लीजिए। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है, 1944 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर। अब ये 6 से कट जाएगा कितने बार में, 324 बार में। तो ए स्क्वायर बराबर 324 हुआ, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चलेगा। तो बताइए 324 किसका है, आप बोलिएगा 18 का है। ये 324 जो है वर्गमूल किसका है, 18 का है। लेकिन आप ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखेंगे साथियों, आपका पूछा आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू। भुजा का क्यू का मतलब क्या होगा, 18 का क्यू, यानी कि 18 गुना 18 3 बार करेंगे तो 18 गुना 18 3 बार करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5832 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन आपका सी सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपके लिए सही जवाब होगा साथियों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 63। ए और बी एक कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी 12 दिन में कर सकते हैं, ए और सी 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, और ए बी एक साथ तीनों मिल जाए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इस टाइप का क्वेश्चन समझिए कि आपका फ्री का होता है। यदि ए और बी मिल जाए तो वह किसी कार्य को कितने दिन में, 9 दिन में काम समाप्त कर देते हैं। देखिए फिर उसके बाद कहता है बी और सी यदि मिल जाए तो वह काम कितने दिन में कर देते हैं, 12 दिन में करता है।
ठीक कितने दिन में कर लेता है, 12 दिन में करता है। फिर यदि ए और सी मिल जाए, कौन कौन मिल जाए, ए और सी मिल जाए, तो यही काम जो है 18 दिन में काम समाप्त हो जाते हैं। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हो, आप देखते हो वर्क टोटल यूनिट क्या करते हो, सबसे पहले एलसीएम लेते हो। तो 9, 12, 18 का कुल कार्य कितना होगा, यानी कि मान लो कुल कार्य 36 है और ए और बी 9 दिन तक लगाता है, इसका मतलब 9 से भाग 36 में देंगे तो एक दिन में ये 4 काम कर रहा है। बी और सी एक दिन में 3 काम करता है, ए और सी एक दिन में 2 काम करता है, ठीक है। अब बाद में क्या कहता है, यदि तीनों मिल जाए, देखिए यहाँ से आप तीनों मिलने का मतलब ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, तो यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और इधर मिलेगा तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यदि इधर मिलेगा तो क्या हो जाएगा साथियों, 9 हो जाएगा। अब ध्यानपूर्वक देखेंगे साथियों, यदि इधर मिलेगा तो 9 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ से क्या हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। इसका मतलब हुआ कि ये 36 काम है, ये 2 के हिसाब से करेगा, 2 यहाँ आ जाएगा, और ये एक दिन में 9 काम, तो बताइए 36 काम को कितने दिन में करेगा, 9 एकम 9, 9 चौक 36, इसका मतलब 8 दिन में कर लेगा। कितने दिन में साथियों करेगा, 8 दिन में करेगा, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 64 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पूछे गए एग्जाम में क्वेश्चन है। यदि किसी बिल की राशि 10% कमी हो जाती है तो 279 रुपये का भुगतान किया जाता है, मूल बिल कितना है। देखिए समझिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 64, आप ध्यानपूर्वक देखेंगे साथियों। देखिए यदि किसी राशि का यानी कि 279 रुपये यदि कम हो जाता है तो आखिर में देना कितना पड़ेगा, तब 90% देना पड़ेगा। प्रतिशत मतलब 100, 1 0 से 1 0 काट लीजिए, बस कहानी खत्म हो गया आपका साथियों। चलिए आप इनको यदि आप गुना करते हो तो कितना, 1 मिनट साथियों। देखिए क्या कहता है, यदि किसी बिल की राशि 10% कमी हो जाता है, देखिए 10% कमी का मतलब क्या, 90% बराबर कितना है 279, लेकिन हमको देना है पूरा, क्या कहते हैं मूल बिल ज्ञात कीजिए। मूल मतलब उसका मूल बिल, तो आपको 100% बराबर निकाल लेना है। तो 100% बराबर क्या होगा, 1 मिनट हम इधर मेंशन कर लेते हैं। आपको ये 100% बराबर क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे 279 गुना 100/90 आएगा। 1 0 से 1 0 क्या होगा, कट जाएगा, और ये 31 बार में कट जाएगा, तो इसका मतलब 310 रुपये मूल बिल होगा। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आगे मिलते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 65, कहता है एक टैंक में ए और बी 2 इनलेट है। एक टैंक में ए और बी 2 इनलेट हैं जो इसे क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। एक आउटलेट सी पूरे टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली हो और ए और बी सी को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। देखिए पूरा टैंक खाली है, ए जो है ए और बी भरने वाला है। ए 15 घंटे में भर देते हैं और बी कितने घंटे में भर देते हैं, बी जो है 20 घंटे में भर देते हैं। भरने वाले को आप प्लस से लिख दीजिए। लेकिन सी जो है वो खाली करते हैं कितने घंटे में, 12 घंटे में खाली कर देते हैं। तो सबसे पहले देखिए टोटल यानी कि कुल कार्य कितना हो रहा है, 15 20 12 का एलसीएम 60 हो जाएगा। आप एलसीएम 60 ले लीजिए। देखिए ये 15 घंटे में भरता है, इसका मतलब कि 1 घंटे में 4 लीटर भरता है। बी 1 घंटे में 3 लीटर। क्या करते हैं 15 से 60 में भाग दिए, 20 से 60 में भाग दिए, अब 12 से 60 में भाग देंगे तो 5 घंटे। यानी कि क्या कहते हैं ए जो है 1 घंटे में 4 लीटर, बी जो है 1 घंटे में 3 लीटर और सी जो है 1 घंटे में 5 लीटर वो क्या करता है, खाली करता है। लेकिन क्या कहता है यदि तीनों कार्य एक साथ करें तो तीनों कार्य देखिए 60 लीटर भरना है और ये दोनों ए और बी भरने वाला है तो 7 लीटर तो भरेगा, 7 लीटर भरेगा और ये 5 लीटर 1 घंटा में खाली करेगा। तो ये 60/2 के हिसाब से अब बताइए कितने समय भरा जाएगा, तो 30 दूना 60 यानी कि 30 घंटा लगेगा भरने में। कितने घंटा लगेगा, 30 घंटा लगेगा भरने में। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 पूछे जाते हैं एग्जाम में और यह आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है साथियों, प्रैक्टिस सेट है। तो जरूर इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होगा।
राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए। यदि राखी ने पूर्णांक 200 में से 54 अंक प्राप्त किए तो मोहन ने कितने अंक प्राप्त किए, बताइए। राखी ने मोहन से अधिक अंक प्राप्त किए, 66 नंबर आप बताना है। अब सबसे पहले राखी का कुल प्राप्तांक निकाल लीजिए। देखिए राखी का आता है वो 200 में से 54% अंक लाया, तो प्रतिशत का मतलब 54 दूना क्या हो जाएगा, 108 हो जाएगा ना। हाँ, 54 दूना आ जाएगा 108, यानी कि 200 में से उसने 108 अंक लाया और वह कहता है राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक लाया। तो आप 108 में से 12 घटा दीजिए ना, अपने आप निकल जाएगा मोहन का अंक साथियों। इसका मतलब मोहन ने 96 अंक नहीं लाया होगा। कितने अंक लाया होगा, 96 अंक लाया होगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 x + 3 का होल क्यूब के विस्तार में x का गुणक कितना होगा, अब बताइए। x का गुणक यानी कि कई बार आएगा, तो अपने जानते हैं x प्लस होल क्यूब का फार्मूला लगा लीजिए, अपने आप पता चल जाएगा साथियों। देखिए x + 3, एक मिनट, इस 3 का होल क्यूब लगा लीजिए फार्मूला। चलिए फार्मूला लगाते हैं। तो देखिए x क्यू होगा, ये फिर 3 का क्यू हो जाएगा, फिर 3x² × 3, अब प्लस में फिर होगा 3x × 3 का स्क्वायर। तो पूछ रहा है x का गुणक कई बार, गिनिए 1 2 3 कई बार है साथियों, आप गिन सकते हो x का गुणक कितने बार है ना। x का गुणक यानी कि x का गुणक सोल्यूशन करने के बाद साथियों, तो ये x का क्यू ही रहेगा और ये 27 हो जाएगा और 3 × 9x² हो जाएगा और ये 3 का स्क्वायर 9 और 9 × 27 हो जाएगा। तो यहाँ सिर्फ x का गुणक पूछ रहा है, x² का गुणक नहीं पूछ रहा है, x का गुणक। तो x का गुणक देखिए ये कौन है, x का गुणक 27 है, तो x का गुणक पूछ रहा है तो 27 हो जाएगा। ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। और इस टाइप का क्वेश्चन तो हम कई बार साथियों आपको करा चुके हैं। 68 नंबर, तो बताइए 68 का सही जवाब क्या होगा। और मैं इस क्वेश्चन को होमवर्क के रूप में आपको दे रहा हूं साथियों, और जो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, लास्ट आज की क्लास का क्वेश्चन साथियों। और ये क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क के रूप में दिए, जरूर बताना है साथियों। 20 वर्ष पहले एक पिता और उसकी पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। अब उनके परिवार जिसमें पति और पत्नी और उनका पुत्र शामिल है की औसत आयु 34 वर्ष है, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आपको पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। चलिए देखिए 20 वर्ष पहले एक पति और उसकी पत्नी की आयु 23 वर्ष था। 20 वर्ष पहले, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका योग क्या हो जाएगा। अब बताइए दो व्यक्ति थे, 20 वर्ष पहले क्या था, 2 व्यक्ति थे, तो 23 दूना 46 हो जाएगा। कितने वर्ष का होगा, 46 वर्ष का। अब वर्तमान में पति तथा पत्नी की आयु क्या होगा। देखिए 46 वर्ष पहले का है, 20 वर्ष क्या कहते, सॉरी 20 वर्ष ये पहले का है। तो बताइए वर्तमान में क्या हो जाएगा, 46 + 20, यानी कि वर्तमान में वो दोनों अभी 86 वर्ष का होगा। अब वर्तमान में पुत्र भी आ गया, तो पुत्र जब आ गया तो वो 3 हो गया, लेकिन वह उस समय 34 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे, 34 वर्ष के थे। तो ये टोटल 102 हो गया। कितने वर्ष का हो गया, 102। अब बताइए इसमें से पुत्र का आयु क्या होगा। आप क्या करेंगे, 102 में से 86 को आप माइनस कर दीजिए, तो ये पुत्र की आयु आ जाएगा। किसका आयु आ जाएगा, पुत्र की आयु, यानी कि पुत्र जो होगा 16 वर्ष का होगा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट बिहार सिविल कोड के लिए था, और ज़रूर आप तैयारी कीजिए, है ना, सिलेक्शन आपका पक्का होगा। हाँ साथियों, यदि वीडियो पर आप पहली बार हैं तो मैं आपको बता दूं, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा साथियों। चलिए साथियों, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऑल द बेस्ट।